हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे टीना सोडियम की पार्ट 2 की। जैसा मैंने आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, एग्रीज गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, आपके साथ में ये टीना सोडियम के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। नाउ रिप्रोडक्शन की जहाँ तक हम बात करें तो ये एक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है और इसमें जो है परिपक्व जो खंड होता है उसमें नर और मादा दोनों तरह का पूरा सेट पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा सेट पाया जाता है। टीनिया जो होते हैं वो प्रोएंड्रस होते हैं, यानी कि जो इनका इनके जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले बनता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में बनता है। तो टीनिया के जो शुरू के खंड होते हैं उनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, बाद के खंडों में दोनों तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। ना हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डिफरेंट जो है ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टेस्टिस है, वास एफरेंशिया है, वास डिफरेंस है, सीरस और सीरस सैक है और जेनाइटल एट्रियम है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो उसमें ओवरी, ओविडक्ट, ootype, वेजिना, यूट्रस, विटेलाइन ग्लैंड और महलीज ग्लैंड ये पाई जाती हैं। नाउ अब हम सब पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बहुत सारे जो है ये टेस्टिस जो है गोलाकार पाए जाते हैं, जो जहाँ पर इनकी उपस्थिति होती है उसको हम मैच्योर प्रोग्लोटिड कहते हैं। और ये पुटिका के समान होते हैं, जो छोटी छोटी गोल पुटिकाओं के समान होते हैं। और ये 15 से 200 टेस्टिस जो है वो किसी एक खंड में पाए जाते हैं। और ये जो है ये पूरी की पूरी मीजनकाइम में, जो ये पूरा देह खंड की जो मीजनकाइम है उसमें पूरे में ये फैले रहते हैं। नाउ सेकंड है इसका वास एफरेंस। जो जितने भी टेस्टिस हैं वो छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा, ये छोटी छोटी नलिकाओं यहाँ देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी नलिकाओं वास एफरेंस के द्वारा जो है पतली एक नली में खुलते हैं, जहाँ पर ये जो मेच्योर स्पर्म है ये नलिकाएं उन स्पर्म को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके और वास डिफरेंस में एक कंपाउंड एक जो ट्यूब होती है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं उसमें ले जाती है। जो मेच्योर स्पर्म है उनको इन वास एफरेंस से होते हैं वास डिफरेंस में जाते हैं। ना वास डिफरेंस जो होता है ये जो है वो खंड की पार्श्व सतह के समकोण स्थित होता है। ये देख रहे हैं आप, जो भी खंड है उसका समकोण पर स्थित है और इसमें सारे वास एफरेंशिया आकर के इसमें खुलते हैं। वास डिफरेंस का अंतिम भाग जो होता है, ये अंतिम भाग जो है वो एक शेष वाहिनी से पतला होता है और सीरस यानी पेनिस और सीरस गुहा में, ये सीरस सैक में जाकर के खुलता है। वास डिफरेंस जो है वो सीरस सैक में जाकर के खुलता है। नाउ नेक्स्ट है सीरस एंड सीरस सैक। तो ये जो पार्ट है जो कि वास डिफरेंस का जो फूला हुआ भाग है उसको हम सीरस कहते हैं और ये एक पेशीय भाग होता है जो कि बहिर्सारित हो सकता है, यानी बाहर निकल सकता है ये ऑर्गन। और ये पेशी आवरण में बंद होता है जिसे हम सीरस सैक कहते हैं। और सीरस सैक जो है वो कहाँ खुलता है? जेनाइटल एट्रियम में, जनन वैष्णु में खुलता है। इस जेनाइटल एट्रियम में देख रहे हैं आप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों की अलग अलग ओपनिंग है, अलग अलग ओपनिंग है। नाउ नेक्स्ट है जेनाइटल एट्रियम। जेनाइटल एट्रियम जो है वो जो खंड होते हैं, प्रोग्लोटिड्स होते हैं, मेजर प्रोग्लोटिड्स होते हैं, उसके दाहिने भाग पे या बाएं भाग पे पाया जाता है। और ये अल्टरनेट क्रम में होता है, दाहिने भाग पे एक प्रोग्लोटिड पे, दूसरे प्रोग्लोटिड पे बाएं भाग पे, इस तरह से अलग अलग एकांतर क्रम में ये जेनाइटल एट्रियम जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ ये जेनाइटल एट्रियम बाहर एक कॉमन गोनोपोर के द्वारा जो है जो खंड होते हैं, प्रोग्लोटिड्स होते हैं, उसके बाहर खुलता है और ये एक उभरे हुए जेनाइटल पेपिला की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बनता है। और
पेपिला के रूप में उपस्थित होता है। नाउ सेकंड, अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है ओवरी। ओवरी जो होती है वो द्विपालित होती है, एक और ये दो द्विपालित ओवरी पाई जाती है, और हर ओवरी में बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। ये बहुत सारी नलिकाओं की पाली बहुत सारी नलिकाओं की बनी होती है, और ये सब नलिकाएं मिलकर के एक कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं। ये ओविडक्ट है, और ये दोनों ओविडक्ट मिलकर के, दोनों ओवरीज के बीच में एक ओविडक्ट दोनों की मिलकर के एक ओवेरियन ब्रिज बनता है। ये ओवेरियन ब्रिज से जो है ये ब्रिज से एक जनरली ओवरीज जो होती है वो पश्च भाग में उपस्थित होती है, और ये ओवेरियन ब्रिज से एक डक्ट निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है। ये नीचे की तरफ जाती है, और यहाँ पर ये ओविडक्ट जो है एक पश्च भाग में पतली नलिका योनि में खुलती है। ये जो है वेजाइना में खुलती है, पश्च भाग में ये वेजाइना में खुलती है। और वेजाइना जो है वेजाइना का एक भाग जो है फूला हुआ होता है, जिसको हम सेमाइनल रिसेप्टिकल कहते हैं। तो वेजाइना जो है वो बाहर जेनिटल पोर के द्वारा एक कॉमन जेनिटल एट्रियम में खुलती है, और यहाँ से ये जो मतलब स्पर्म जो डाले जाते हैं उनको सेमिनल रिसेप्टिकल में कलेक्ट करते हैं, और यहाँ ये ओविडक्ट के साथ जुड़ी रहती है। सो दिस पार्ट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन डक्ट। नाउ ये ओविडक्ट जो है नीचे की तरफ ऊ टाइप एक ऑर्गन होता है जिसमें खुलती है, और इस ऊ टाइप में जो है आकर के सारे अंडे एकत्रित होते हैं, जो दोनों ओवरीज से आकर के अंडे एकत्रित होते हैं। तो ये ऊ टाइप एक तरह से तीन भागों को जोड़ने का काम करता है, ओवरीज को ओविडक्ट से, ये वेजाइना को फर्टिलाइजेशन डक्ट से, और ये यूट्रस को यूटेराइन डक्ट से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये ऊ टाइप है, और फिर ये जो यूट्रस है ये नीचे पतला होता है और ऊपर फूला हुआ होता है, और इसका जो नीचे का भाग है वो ऊ टाइप में खुलता है, एंड ऊपर का जो भाग है वो उसमें फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं, और जितने फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उतना ये फूलता चला जाता है। तो दिस पार्ट जो कि ऊ टाइप से कनेक्ट होता है उसको हम यूट्राइन कैनाल कहते हैं, और ये भाग जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग कैप्सुलेटेड एग्स होते हैं उस भाग को हम यूट्रस कहते हैं। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं हम विटेलाइन ग्लैंड। ये विटेलाइन ग्लैंड जो होती है ये यौक स्रावित करती है, जो कि जो फर्टिलाइजेशन, जिन अंडों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनके ऊपर यौक स्रावित करके उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये विटेलाइन डक्ट ऊ टाइप से विटेलाइन ग्लैंड जो है ऊ टाइप से विटेलाइन डक्ट के द्वारा जुड़ी रहती है। इस ऊ टाइप के चारों तरफ एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं मेहलीज ग्लैंड। ये मेहलीज ग्लैंड क्या करती है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उनके ऊपर एक चिकना स्राव स्रावित करती है, जिससे कि ये यूट्रस में जो अंडे फर्टिलाइज्ड एग हैं वो इसमें धकेले जा सके, ऊपर की तरफ धकेले जा सके। नाउ पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, टीनिया में जो निषेचन होता है वो स्वनिषेचन होता है। स्वनिषेचन होता है क्योंकि ये इसमें ये जिस परपोषी में पाया जाता है उस परपोषी में जरूरी नहीं है कि इसको कोई दूसरा टीनिया अवेलेबल हो, तो इसलिए इसमें स्वनिषेचन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेगमेंट के जो है अंडे को दूसरे सेगमेंट के स्पर्म से निषेचन करवा दिया जाए, बट ऐसा केवल उस स्थिति में होता है कि दोनों के गोनोपोर आमने सामने आए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है, तब हम उसको परनिषेचन कहते हैं, वरना इसमें स्वनिषेचन ही पाया जाता है। और जो देहखंड होती हैं उसके जो सीरस है वो बाहर निकल के या तो अपने ही
देह खंड की फीमेल गोनो जेनेटल पोर में स्पर्म डाल देते हैं, या फिर यदि दूसरा सेगमेंट उपस्थित है तो उसके उस सेगमेंट के फीमेल जेनेटल पोर में ये अपनी स्पर्म को डाल देता है। और डाल देने के बाद में जो वेजाइना से होते हुए ये स्पर्म सेमाइनल रिसेप्टिकल में आके इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ से ये फर्टिलाइजेशन डक्ट के द्वारा ओ टाइप में आते हैं, जहाँ पर ओवरी से आए हुए अंडे और वेजाइना से आए हुए स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से ये अंडे, ये फर्टिलाइजेशन क्योंकि शरीर के अंदर होता है इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। ये मेहलिस ग्लैंड के द्वारा स्रावित जो स्राव होते हैं उनके उनके चिकनेपन की वजह से इन फर्टिलाइज्ड एग को जो है यूट्रस में धकेल दिया जाता है। नाउ परिवर्धन, हम बात करें परिवर्धन की, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी जो जाइगोट है उसके चारों तरफ विटेलाइन ग्लैंड से स्रावित योग जो है कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये योग कोशिकाएं जो है एक एग शेल का निर्माण करती हैं, जिसमें ये योग सेल्स जो है डेवलपिंग जाइगोट को पोषण प्रदान करते हैं। ये जो जाइगोट है वो इन योग सेल के जो योग है स्रावित योग से डेवलप होता है, और ये दो सेल्स में डिवाइड होता है, एक छोटा एम्ब्रियो सेल्स, दूसरा बड़ा मेगामियर या इसको मैक्रोमियर भी कहते हैं। तो दो सेल जो डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होते हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। तो मेन एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियो सेल से होता है। मेगामियर जो है बाद में विलुप्त हो जाता है। तो ये जो एम्ब्रियो सेल है बाद में फिर दोबारा से दो सेल्स में डिवाइड होता है, माइक्रोमियर और मीजोमियर। तो ये जो बाहर की तरफ योकी मेगामियर्स हैं, ये योग की सेल्स योग स्रावित करते हुए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करते हैं, और थोड़ी देर बाद ये विलुप्त हो जाते हैं। और जो एम्ब्रियो सेल से डिवाइडेड जो दो तरह के सेल्स हैं, माइक्रोमियर और मीजोमियर सेल्स, तो ये मीजोमियर सेल्स जो है बाहर एनवेलप बनाने का काम करते हैं, और माइक्रोमियर से एक्चुअल मॉड्यूला जो है वो बनता है। तो ये योकी मेगामियर्स थोड़ी देर बाद जो है पोषण प्रदान करके विलुप्त हो जाते हैं, और मीजोमियर्स जो है वो चारों तरफ स्रावित करते हैं, जिससे एम्ब्रियो फोर बनता है और एग शेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एम्ब्रियो फोर का निर्माण होता है। एग शेल या इसको कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो किससे स्रावित होती है, इसको सेकेंडरी शेल कहते हैं, जो कि मीजोमियर से स्रावित होती है, और एम्ब्रियो फोर कहलाती है या इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। इस इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोमियर से विकसित होता हुआ भ्रूण दिखाई दे रहा है आपको। इसमें इस भ्रूण में 6 हुक्स पाए जाते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 हुक्स पाए जाते हैं। ये जो है एक डिफरेंशिएटेड सेल्स के द्वारा बनता है। इन डिफरेंशिएटेड सेल्स को ऑन्कोब्लास्ट कहते हैं, और ये ऑन्कोब्लास्ट सेल्स जो है वो हुक का निर्माण करती है, और क्योंकि ये इस अवस्था में 6 हुक्स पाए जाते हैं इसलिए इसको हेक्साकेंथ अवस्था कहते हैं। हेक्साकेंथ जो अवस्था है इसके आसपास, इसके बीच में कुछ पेनिट्रेशन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और इस तरह से हेक्साकेंथ जो है वो 2 आवरणों से ढका रहता है, एक तो हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन और दूसरा, या जिसको ऑन्कोस्फीरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और दूसरा ऑन्कोस्फीयर। तो हेक्साकेंथ और ये मेम्ब्रेन्स को मिलाकर के पूरा इन ऑल ऑन्कोस्फीयर कहलाता है। ये ऑन्कोस्फीयर जो है वो ये ऑन्कोस्फीयर फिर जो है इसके चारों तरफ एक तो
एम्ब्रियोफोर प्रेजेंट होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और एक ये हुक्स वाला हेक्साकेंथ प्रेजेंट होता है। जहां पर इस तरह का निर्माण हो जाता है वहां हेक्साकेंथ का या ऑन्को ऑन्को स्फीयर का निर्माण हो जाता है। वहां पर जो यूट्रस है, उस यूट्रस में बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑन्कोस्फीयर जब बन जाते हैं तो पूरा का पूरा जो प्रोग्लॉटिड है वो उसको घेर लेता है। और घेर लेने की वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और बहुत सारे ऑन्कोस्फीयर उसमें जमा हो जाते हैं, और बाकी के जितने भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जो है वो हट जाते हैं वहां से, केवल यही प्रेजेंट होता है। तो जिस तरह के सेगमेंट में केवल ऑन्कोस्फीयर यूट्रस में पाए जाते हैं उस तरह के सेगमेंट को हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है वो पाया जाता है। और ये हेक्साकेंथ लार्वा जो है, 6 हुक वाला जो लार्वा है, वो आहार नाल से मुक्त हो जाता है। जो ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स है ये जो है त्याग दिए जाते हैं और मल के द्वारा बाहर, शरीर से आहार नाल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और वहां निकल कर के ये जो है कैप्रोफेगस जो पिग्स होते हैं या कुत्ते या और दूसरे जानवर होते हैं जो कैप्रोफेगस होते हैं उनके द्वारा खा लिए जाते हैं, और वहां जाकर के ये उनके शरीर में ये हुक्स जो है उनसे उनकी आहार नाल में चिपक जाता है। आहार नाल से होता हुआ ये यकृत वाहिका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है उसमें चला जाता है, और वहां से जो सुअर की जो स्ट्राइटेड या वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वहां तक ये पहुंच जाता है। और इसको ये सब करने में केवल 10 मिनट का समय लगता है। और वहां से ये ज्यादातर ये देखा गया है कि जो जीभ, गर्दन, कोहनी, कंधे और हृदय की पेशियों में ये जनरली पाया जाता है। तो ये जो है वहां पहुंच करके और हुक्स के द्वारा चिपक जाते हैं, और वहां पर इनका जो डेवलपमेंट है वो ये हुक्स तो डिसॉल्व हो जाते हैं, और इनका जो एक इन्वेजिनेटेड पार्ट बनता है जिसमें कि होस्ट का जो ब्लड है वो यहाँ पर उससे ये पोषण प्राप्त करते हैं। और वहां से एक इन्वेजिनेटेड पार्ट से रोस्ट्रिलर हुक्स और सकर का निर्माण होता है, और ये जो है फिर बनने के बाद इवेजिनेट होकर के स्क्वॉलेक्स बाहर निकलता है। स्क्वॉलेक्स के नीचे जो ये नेक है वो स्ट्रॉबिलाइजेशन यानी कि नए नए सेगमेंट्स बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती है, और स्क्वॉलेक्स के नीचे बहुत सारे सेगमेंटेशन या स्ट्रॉबिलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली जो स्टेज है वो ब्लैडर स्टेज कहलाती है। नाउ अब यदि हम बात करें कि किस तरह से ये संक्रमण फैलाता है, तो जब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। नाउ यहाँ पर ये स्कॉलेक्स जो है इंटेस्टाइन में अटैच है, और यहाँ पर ये डेवलपमेंट होकर के और हेक्साकेंथ या ऑन्कोस्फीयर लार्वा के फॉर्म में ये बाहर आता है। यहाँ पर ये सुअर के द्वारा खा लिया जाता है, और सुअर के खा लेने के बाद यदि वो जो फूड है पिग का जो पॉर्क है उसको यदि गरम करके पका के नहीं खाया जाए तो वो फिर दोबारा से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, और वहां पहुंच करके ये अपना डेवलपमेंट पूरा करता है। और यहाँ पर जो है क्योंकि जो यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है उसको हम सिस्टी सर्कस कहते हैं, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है उसपे एक हार्ड कवरिंग या सिस्ट पाई जाती है, इसलिए इसको सिस्टी सर्कस लार्वा कहते हैं। और इस स्टेज में ये या तो पॉर्क मीट के द्वारा ह्यूमन शरीर में जाता है, या फिर कभी कभी
ये मनुष्य के शरीर में ही रह जाता है और वहीं से होता हुआ कभी कभी ब्रेन में और या नेजल एरिया में ही वहाँ पहुंच जाता है और ये शरीर को बहुत नुकसान करता है और उस बीमारी को हम सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। और यदि टीनिया यदि बॉडी में है तो टीनियासिस कहते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो है वो ये इसकी पैथोजेनिसिटी काफ़ी हार्मफुल होती है। और यदि सुअर में इसको यदि सुअर का मांस यदि मनुष्य ना खाए और सुअर में ही ये रह जाता है तो इस उस अवस्था में जो है सुअर में ये उसकी पेशियों में ही कैल्सिफाइड होकर के वहीं रह जाता है, वरना मनुष्य में नहीं पहुंच पाता। ना पैथोजेनिसिटी मैंने आपको बताया कि 2 तरह की बीमारियां होती हैं इससे, टीनियासिस और सिस्टिसर्कोसिस। तो कभी कभी सिस्टिसर्कोसिस जब होता है तो ये मस्तिष्क, नेत्र, यकृत की पेशियों में पहुंच जाता है और वहां से फिर इसका निकलना मुश्किल होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका यदि हम देखें तो ये जहाँ पॉर्क मीट खाया जाता है वहाँ पर पोर्साइन सिस्टिसर्कोसिस होता है और वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। और इसको डायग्नोसिस करने के लिए या तो देह खंडों को देखा जाए या फिर इम्यूनोलॉजिकल परीक्षण किए जाते हैं, जिनसे इंट्राडर्मल टेस्ट या एलाइजा टेस्ट होता है, जिससे कि हम टीनिया की उपस्थिति यदि शरीर में है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सावधानियां रखनी चाहिए कि जो भी गंदगी है उसको उससे उसका पूरी तरह से उचित प्रबंधन होना चाहिए। सुअर का अधपका मांस या मिजली पोर्क यानी कि जिसमें सिस्टिसर्कस जिस पोर्क में पाए जाते हैं उनको मिजली पोर्क कहते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। और जितने भी उस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको इसके लिए शिक्षित करना चाहिए, ये सब जरूरी है। और इसका उपचार क्या है कि इसके वर्मिन नाम की या मेबेंडाजोल नाम की जो दवाइयाँ हैं उससे इसका इलाज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट development and reproduction of